ठीक है स्टूडेंट, आपका अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है स्कैफोल्डिंग का। जो स्कैफोल्डिंग चैप्टर है ये भी आपका सेफ्टी के चैप्टर है, यानी कि आपको जो पीछे से कुछ चैप्टर कराए जा रहे हैं वो आपके कंटिन्यू सेफ्टी के बारे में बताया गया है, क्योंकि आपका फायर का अधिकतर सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो आपको अब सेफ्टी की ओर थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्कैफोल्डिंग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में इसे हम मचान और भाड़ा की सुरक्षा भी कहते हैं। तो स्कैफोल्डिंग आपने देखा होगा हर जगह पे यूज होती है। हम बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, तो इमारत बनने के लिए बहुत सारा सामान, ईंटें, प्लस्तर, या उसे खड़ी करने के लिए इमारत को बहुत कुछ सामग्री हमें ऊपर पहुंचानी पड़ती है। तो पहले समय में क्या होता था, लकड़ी के बम्बू होते थे, तो बम्बू के ऊपर कुछ टालियां लगा दी जाती थी और उसकी वजह से वहाँ का काम चलता था। यानी कि वहाँ पर जो मेंटेनेंस या जो भी इंडस्ट्री या मशीन जो अपना कोई भी घर या बिल्डिंग इमारत बनाई जा रही है, तो उसमें वो यूज होती थी स्कैफोल्डिंग। तो उसमें ये पाया गया जो स्कैफोल्डिंग है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हादसे होते थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा जान का नुकसान होता था। तो उस जानों को देखते हुए भी नुकसान इतना होता है, पर फिर भी हमारी इमारतें बननी भी जरूरी हैं। तो इन्हें बनाने के लिए एक स्कैफोल्डिंग आई। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? ये एक लोहे का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा स्कैफोल्डिंग होती क्या है। तो स्कैफोल्डिंग सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, स्कैफोल्डिंग होती क्या है। तो स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर और अ प्लेटफॉर्म for holding worker and materials during the erection, repair and modification of building। यानी कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है? एक अस्थायी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वो परमानेंट नहीं होता है, वो एक अस्थायी होता है। और साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म होता है जो व्यक्तियों को होल्डिंग करके रखता है, यानी कि वहां पर कार्य करने के लिए खड़ा होने देता है। मटेरियल वहां पर आप रख सकते हैं, जो किसी भी कार्य के लिए, कोई रिपेयर चल रही है, जनरेशन जो भी नई बिल्डिंग बन रही है, तो उसके लिए यूज होता है। जैसे स्कैफोल्डिंग का हिंदी में हम पढ़ते हैं, तो स्कैफोल्डिंग एक अस्थायी प्लेटफॉर्म है जिसमें मानव खड़े होकर अपना कार्य कर सकता है। निर्माण कार्य स्थल में ऊंचाई पर कार्य करने के लिए उसे तैयार किया जाता है। यानी कि इसमें भी ये भी बताया गया स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जिस पर मानव खड़े होकर अपना कार्य कर सकता है। जो हम बड़ी बड़ी इमारतें तैयार करते हैं तो हमें ऊंचाई पर जाके कार्य करना पड़ता है, तो उस कार्य के लिए हम स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो स्कैफोल्डिंग के कुछ पार्ट्स भी होते हैं। सबसे पहले हम स्कैफोल्डिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझेंगे। तो ऐसे ही पहला क्वेश्चन जो आपका है स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं वो आपका पूरा हो गया है। तो दूसरा क्वेश्चन है स्कैफोल्डिंग जो आजकल मचानों में उपयोग किया जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ नियम बताएं। तो सबसे पहला पॉइंट है प्लेटफॉर्म ठीक से लगाया गया है इसकी जांच करें। यानी कि आप जो प्लेटफॉर्म जहां पर लगा रहे हैं वो सही प्रकार से इंस्टॉलेशन या उसकी जो खड़ा किया गया है तो उसकी आपको जांच करनी चाहिए। जो जांच करेगा हमेशा सेफ्टी ऑफिसर या जो स्कैफोल्डर जिसने इसकी एजुकेशन ले रखी है वही उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। नंबर 2 है सभी आवश्यक गार्डरेल स्थापित किए हैं इसकी जांच करें। नंबर 3 है सभी नट बोल्ट सही स्थिति में स्थापित किए गए इसकी जांच करें। जो नट बोल्ट लगाए जाते हैं स्कैफोल्डिंग के अंदर वो सही तरीके से लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए, इसकी भी आपने जांच करनी है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है सीढ़ी मचान से ठीक बंधी हुई है उसे चढ़कर पहुंचा जा सकता है, इसकी जांच करें। यानी कि स्कैफोल्डिंग के ऊपर आप चढ़ने के लिए एक लैडर का इस्तेमाल करते हैं, वो लैडर अच्छे तरीके से उसके साथ लगाई गई है या नहीं लगाई गई। अगर लगाई गई है तो वो अच्छे तरीके से लगाई गई है, भी कोई व्यक्ति आसानी से ऊपर चढ़ सकता है, उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है नीचे गिरने का, तो इसकी आपने जांच करनी है। इसके बाद मचान अच्छी नींव पर बनाया गया हो, बेस प्लेट तथा सोलबोर्ड उपयोग किया गया हो। यानी कि जो आपकी स्कैफोल्डिंग है, जिस स्कैफोल्डिंग में आप उसकी जो नींव है वह सही तरीके से स्थापित की गई है या नहीं। तो स्कैफोल्डिंग हम स्थापित करते हैं तो जो नीचे का अर्थ सरफेस होता है, जो मिट्टी या कोई होती है कोई भी डिवाइस जहाँ पे हम उसे खड़ा करते हैं स्कैफोल्डिंग को, तो वहां पर एक बता रहा है आपको
इसमें एक बेस प्लेट और एक आपका बता रहा है सोल बोर्ड। तो सोल बोर्ड तो क्या होता है, उसे हम सील कहते हैं। सील क्या होता है, एक लकड़ी का पट्टा होता है। तो लकड़ी के पट्टे को हम नीचे लगाते हैं स्कैफोल्डिंग के ऊपर, और उसके बाद एक बेस प्लेट होती है। जो बेस प्लेट आपकी वर्टिकल ट्यूब होती है, तो उसके ऊपर हम सील के ऊपर जो हमारी लकड़ी का पट्टा होता है उसके ऊपर हम रखते हैं, ताकि मिट्टी जो है, जो स्कैफोल्डिंग का जो पाइप है, वो ज्यादा वेट की वजह से मिट्टी में ना घसे। तो इसके लिए हम सील और ये आपका दूसरा था बेस प्लेट, इन दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं, बेस प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है योग्यता प्राप्त व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए सुरक्षित है ऐसा प्रमाणित किए जाने के बाद ही मचान का उपयोग करें। जैसे आपको पहले बताया गया, जो स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन करेगा वो हमेशा एक स्कैफोल्डर या सेफ्टी ऑफिसर ही कर सकता है। अगर वह उसे सुनिश्चित कर देता है कि यह सही तरीके से कार्य में प्रयोग किया जा सकता है इसका, तो ही आप उसका प्रयोग करें, अन्यथा आप उसका प्रयोग कभी मत करें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यदि आप मचान को असुरक्षित पाते हैं तो उसमें पाए गए दोषों को रिपोर्ट अपने पर्यवेक्षक को दें ताकि वह उन्हें ठीक करें। यानी कि जब आप स्कैफोल्डिंग, आपको लगता है कोई भी लेबर है या कोई भी व्यक्ति है जो उस स्कैफोल्डिंग से संबंधित कार्य में लग रहा है, अगर आपको लगता है कि स्कैफोल्डिंग सही तरीके से नहीं बनाई गई है या नहीं इंस्टॉल की गई अच्छे तरीके से, तो आप अपने उच्च अधिकारी को उसके बारे में बता सकते हैं, ताकि उसमें जो भी खराबी है वो उस खराबी को दूर करके सही कार्य ले सके। नेक्स्ट आपका है प्लेटफॉर्म के सामग्री से ओवरलोड ना करें, प्लेटफॉर्म को मलबे से मुक्त रखें। यानी कि प्लेटफॉर्म जो आपका होता है, जैसे जो स्कैफोल्डिंग होती है उसके ऊपर एक टॉय बोर्ड लगाया जाता है, जो जहाँ पे व्यक्ति कार्य करते खड़े होके, जहाँ पे हम मटेरियल भी रख सकते हैं। तो जो आपका वो प्लेटफॉर्म है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए और ज़्यादा से ओवरलोड, यानी कि उसमें ज़्यादा सामान आपको नहीं रखना है, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। यानी कि उसका जितना लोड बनाया गया है आपने उसके हिसाब से वो सामान रखना है। नेक्स्ट आपका है मचान में परिवर्तन केवल उसी व्यक्ति द्वारा किया जाए जो यह करने में सक्षम है। यह भी पहले पॉइंट जैसे ही है। इस स्कैफोल्डिंग में अगर किसी भी प्रकार की चेंजेस करनी है तो वो चेंजेस हमेशा सेफ्टी ऑफिसर या स्कैफोल्डर इंस्पेक्टर ही कर सकता है, अन्यथा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दिन के समाप्ति पर ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां हटाएं और उन्हें दूसरी जगह रखें ताकि बच्चे उस पर ना खेल सकें। यानी कि जब आपका दिन में कार्य स्कैफोल्डिंग के साथ अच्छे तरीके से हो गया है, तो जब आप उस स्कैफोल्डिंग से कार्य नहीं कर रहे, जैसे रात के समय कार्य हम चलते हैं, तो उस समय जिस समय आप कार्य नहीं कर रहे, तो जो स्कैफोल्डिंग लैडर का उपयोग किया है वो आप उतार के किसी दूसरी जगह रख दें, ताकि कोई भी बच्चा खेलते खेलते उस स्कैफोल्डिंग के ऊपर ना चढ़े, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मचान का निर्माण तथा उपयोग करने के लिए हमेशा उचित स्कैफ टैग उपयोग करें। यानी कि जो भी आपकी स्कैफोल्डिंग होती है इसमें कुछ टैग होते हैं, रेड टैग होता है, ग्रीन टैग होता है, येलो टैग होता है, जो 3 टैग होते हैं, तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा अच्छे से, तो इनके बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट ये आपका दूसरा प्रश्न था, स्कैफोल्डिंग के संबंधित कुछ बातें सुरक्षा के लिए जो आपको बताएगी। ऐसे ही तीसरा प्रश्न है रिस्क यानी कि खतरा। जब आप स्कैफोल्डिंग का यूज करते हैं तो यूज करने के दौरान क्या क्या ऐसे खतरे हैं जो हो सकते हैं, तो इसके बारे में बताया गया। नंबर फर्स्ट, फिसलना, यानी कि आप स्कैफोल्डिंग से फिसल सकते हैं अगर वहां पर कोई ऐसा मटेरियल रखना है चिकना, तो अगर चिकना मटेरियल वहां पे बिखर जाएगा तो आप फिसल सकते हैं, जिससे आप ऊंचाई से नीचे गिरेंगे। तो ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद आपके साथ क्या होगा वो आपको पता ही होगा, यानी कि आपकी जान भी जा सकती है। ये है नंबर फर्स्ट पॉइंट, फिसलना एक रिस्क के अंडर। ऐसे ही नंबर 2 है ठोकर खाना। जैसे आपको पहले बताया गया, जो आपका टॉय बोर्ड है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। जो व्यक्ति वहां पे कार्य कर रहा है केवल उसी का सामान उसी के पास होना चाहिए। ये नहीं आप स्कैफोल्डिंग के ऊपर कार्य कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो वो कोई भी अपना सामान कहीं पर भी रख सके, जिससे जब टॉय बोर्ड के ऊपर कोई तीसरा व्यक्ति आएगा
तो वो उससे ठोकर खा सकता है, ठोकर की वजह से वो नीचे गिर सकता है। दूसरा पॉइंट है आपका ठोकर खाना। तीसरा है आपका गिरना, यानी कि फिसलने से भी हम गिरेंगे और ठोकर खाने से भी गिरेंगे। तो तीसरा आपका रिस्क बताएगा गिरना, यानी कि स्कैफोल्डिंग से आप गिर भी सकते हैं। रिस्क आपको पहले इसमें बताए गए हैं। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है, रिस्क स्कैफोल्डिंग के अंदर खतरे क्या क्या हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट आपका प्रश्न है ट्वाइबोर्ड। ट्वाइबोर्ड क्या होता है? एक स्कैफोल्डिंग होती है। स्कैफोल्डिंग के ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता है जिसपे हम खड़े होकर कार्य करते हैं। इसका एक पूरा डायग्राम आपको अगले नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझाया जाएगा। उसकी जो कंपोनेंट्स उसके साथ यूज होते हैं पार्ट्स, वो आपको एक पूरा ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाया जाएगा अच्छे तरीके से। तो ट्वाइबोर्ड आपको बताते हैं, ट्वाइबोर्ड के बारे में इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो आपका ट्वाइबोर्ड मोटाई, यानी कि उसकी थिकनेस। उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? इसकी जो थिकनेस है हमेशा 38 mm, 50 mm और 63 mm की होनी चाहिए थिकनेस। नंबर 2 विड्थ, यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो चौड़ाई इसमें बताएगा उसकी चौड़ाई होनी चाहिए 225 mm तक। नेक्स्ट आपका है लेंथ, यानी कि उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो जो लंबाई है वो 3.9 मीटर लंबाई होनी चाहिए जो आपकी ट्वाइबोर्ड की है। स्कैफोल्ड लकड़ी, स्टील या एल्युमिनियम का बना हो सकता है। तो लकड़ी के स्कैफोल्ड बहुत कम अधिकतर उपयोग में देखे जाते हैं। ज्यादातर जो आपके स्कैफोल्ड होते हैं ये एल्युमिनियम के या स्टील के उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है कि स्कैफोल्डिंग किस से बनता है, तो वो आपका स्टील या एल्युमिनियम का बना होता है। उसके बाद गार्डरेल रेलिंग की हाइट टाइप ट्वाइबोर्ड से कम 0.9 mm होने चाहिए। जो ट्वाइबोर्ड के ऊपर लगते हैं आपको गिरने से बचाने के लिए, उसे हम गार्डरेल बोलते हैं। तो उसकी ऊंचाई बता रहा है ट्वाइबोर्ड से 0.9 mm होनी चाहिए। तो ऐसे ही ये आपका चौथा प्रश्न समाप्त हो गया है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्कैफोल्डिंग के मुख्य पार्ट्स, यानी कि स्कैफोल्डिंग के मेन पार्ट कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट है ट्यूब। ट्यूब आपकी दो प्रकार की होती है, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब होती है और एक आपकी वर्टिकल ट्यूब होती है। नंबर 2 है आपका क्लैंप, जो दो पार्टों को जोड़ने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लैंप। नंबर 3 आपका बोर्ड, जिस पर आप खड़े होके कार्य करते हैं, वो आपका बोर्ड। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार के अंदर पढ़ेंगे। तो बता रहा है स्कैफोल्डिंग उपयोगिताओं को काम करने के लिए एक सतह प्रदान करते हैं। वह पुरानी सींस लकड़ी के होते हैं। 3 प्रकार की मुठाई 38 mm, 50 mm, 63 mm। वे एक मानक चौड़ाई 255 mm और 3.9 mm की अधिकतम में ले जाता है। जो लकड़ी के है इसको आपने काट देना है, इसके बदले आपने स्टील या एल्युमिनियम की लिखनी है। जो आपको लंबाई मोटाई पहले बताई गई है, ये लंबाई मोटाई भी इतनी आपको बता रहा है। स्कैफोल्डिंग बनाने के काम में लिया जाता है। इसके बाद है क्लैंप्स, जो होते हैं वो नालियों को, यानी कि जो आपकी ट्यूब्स होती हैं, जोड़ने के लिए या एक दूसरे के साथ पकड़ बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। इनमें सबसे आम क्लैंप्स को कहा जाता है और बुनियादी रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि जो आपके क्लैंप्स होते हैं स्कैफोल्डिंग के अंदर, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, जो मेटल ट्यूब्स या एल्युमिनियम ट्यूब्स को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट पे आपका राइट एंगल क्लैंप, ऐसे ही नंबर 2 है आपका स्वाइवल क्लैंप्स और नंबर 3 है आपका पटलॉक क्लैंप। तो नंबर 1 पॉइंट जो आपका है राइट एंगल क्लैंप, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है राइट एंगल क्लैंप्स क्या होता है। तो यह क्लैंप कार्बन स्टील का बना होता है जो 2 ट्यूब्स को राइट एंगल में जोड़ता है। यानी कि जो राइट एंगल क्लैंप्स होता है ये आपका कार्बन स्टील से बना होगा, जो 2 ट्यूबों को राइट एंगल में यानी कि दाहिनी दिशा में जोड़ता है।
और यह 90 डिग्री में होता है और इसे राइट एंगल क्लैंप्स कह जाते हैं। इसका सेफ वर्किंग लोड 635 केजी यानी कि किलोग्राम होता है और आईएस कोड इसका 570 है। ऐसे ही नंबर 2 है आपका स्वाइवल कपलर क्लैंप्स। यह क्लैंप भी आपका कार्बन स्टील का बना होता है। यह भी दो ट्यूबों को किसी भी दिशा में हो उन्हें आपस में जोड़ता है, यानी कि जो दो ट्यूब है वो किसी भी दिशा में हो उन्हें आपस में जोड़ेगा। जबकि जो राइट एंगल क्लैंप है वो केवल दो ट्यूबों को राइट एंगल में जोड़ता है और स्वाइवल क्लैंप्स दो ट्यूबों को किसी भी एंगल में जोड़ सकता है। यह 360 डिग्री पर रोटेट घूमता है। जब भी राइट एंगल क्लैंप सिर्फ 90 डिग्री पर होता है और थोड़ा सा पाइप को इधर उधर नहीं कनेक्ट होने देता, यानी कि राइट एंगल क्लैंप एग्जैक्ट 90 डिग्री पर ही पाइप्स को जोड़ेगा, जबकि स्वाइवल क्लैंप्स आपस आसानी से जोड़ा जा सकता है। जैसे आपका 360 डिग्री पर ये रोटेट होता है। इसका सेफ वर्किंग लोड राइट एंगल क्लैंप से आधा है, यानी कि जो सेफ वर्किंग लोड राइट एंगल क्लैंप का वो 635 केजी है और जो स्वाइवल क्लैंप्स है इसका 315 केजी है, जो इसका स्कैफोल्डिंग जो क्लैंप्स है इसका सेफ वर्किंग लोड। और इसका आईएस कोड 1570 है और राइट एंगल क्लैंप्स का भी आपका 1570 था स्कैफोल्डिंग का। और नंबर 3 है आपका पटलोक कपलर, यानी कि क्लैंप्स, जिसे हम क्लैंप भी कहते हैं और कपलर भी कहते हैं। तो पटलोक कपलर क्या होता है? इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी लेजर ब्रेसिंग को जोड़ते हैं, क्योंकि यह लाइट वेट को ही उठा सकता है। यानी कि जो पटलोक कपलिंग है कपलर्स, इसका इस्तेमाल केवल हम लेजर ब्रेसिंग को ही जोड़ने के लिए करते हैं, क्योंकि यह केवल लाइट वेट को ही उठाएगा। इस प्रकार आपके 3 प्रकार के क्लैंप्स होते हैं, राइट एंगल क्लैंप, स्वाइवल क्लैंप, पटलोक क्लैंप। तो ये आपका जो चैप्टर कराया गया स्कैफोल्डिंग का, इसके नोट्स आपको आज आ जाएंगे, तो इन्हें आपने रीड करना है। जय हिंद।